आइए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज की सेशन में हम लोग जिनका एग्जाम एसएससी जीडी का है या जिनका एग्जाम बिहार एसएससी का है उन लोगों के लिए आज की सेशन, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने कुछ सवाल आपके सामने लाया है जिसमें आपको बिहार एसएससी की कंसेप्चुअल चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे या फिर एसएससी जीडी के कंसेप्चुअल चीजों को डिस्कशन करेंगे। 20 या 25 सवाल के करीब होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो आप कोशिश करिएगा कि 20 सवाल को पहले खुद से बना लें, उसके बाद वीडियो को देखिए, तब जाकर के आप ज्यादा बेनिफिशियल लाभ उठा पाएंगे। या फिर यदि इसको डाउनलोड करना है पूरे सवाल को एक साथ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टैलेंट मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल बनी हुई है, वहां पर वो सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली सवाल छोटी सी है लेकिन बड़ा खतरनाक सवाल बाबू, है ना। एकदम इत्मीनान से पढ़नी है, हर बनानी नहीं है। बारिश उरिश तो हो नहीं रही है ना, आराम से पढ़नी है बाबू। कहा गया है कि यदि किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बाबू, एक आयत का विकर्ण दिया है और उस आयत की चौड़ाई दिया है, लंबाई निकालना है, और उसके बाद हम लोग एरिया को निकाल पा रहे होंगे। तो एक आयत का विकर्ण 15 है, तो आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल 12 दिया हुआ है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई आयत का विकर्ण। लेकिन विकर्ण बराबर दिया है 15, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर बन जाएगा 144 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225। बाबू इधर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर करने पर 225 हो गई। 144 उधर जाकर जब माइनस होगा तो देखिएगा ध्यान से, 15 में से 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहां बचा भाई 1, यानी 11 में से 4 जाएगा, यानी 12 बचा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8। यानी यहां से हम लोग बी का मान कितना निकाल करके ले आए, 9 सेंटीमीटर निकाल लिए बाबू। ठीक है, ध्यान से समझिए। हमने विकर्ण के फार्मूला को अप्लाई किया तो विकर्ण और चौड़ाई को जब यूटिलाइज करने से हमारे सामने एक रिजल्ट निकल करके आई जिसमें चौड़ाई हमारा 9 सेंटीमीटर है। अब कही गई है कि इस आयत का एरिया बताइए क्या होगा। तो एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 12 और गुने 9, तो 12 9 108। ऑप्शन नंबर कौन मेरे भाई, नंबर सवाल। यानी विकर्ण दिया था और उस आयत का लंबाई दिया था, हमें चौड़ाई पहले पता करनी पड़ी, और चौड़ाई पता कर लिए तो फिर लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे तो आयत का हमारा एरिया आ जाएगा। देखिए मोस्टली आप देखेंगे, चाहे आप एसएससी जीडी का पेपर दीजिए या फिर बिहार एसएससी के पेपर दीजिएगा ना, तो मेंसुरेशन की 1-2 सवाल देखने को मिलती है ना। ज्यादातर सवाल आपको एरिथमेटिकल मिलेगी, भाषा पे आधारित सवाल मिलेगी, उससे कम नंबर सिस्टम मिलेगा और उससे कम आपको एडवांस मिलेगा। बिहार एसएससी में जाइएगा तो एडवांस आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि मेंसुरेशन एडवांस का पार्ट नहीं है, मेंसुरेशन हमारा अरिथमेटिक का पार्ट होता है, इसलिए मेंसुरेशन बिहार एसएससी में भी पूछी जाती है। तो आप ले करके चलिएगा साथ मेंसुरेशन को। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। सवाल कहता है कि एक बाइक, उसके सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया और इस पर 20% छूट देकर बेच दी गई, तो डीलर का लाभ या हानि ज्ञात करे कितना का होगा। या तो आप इसको फार्मूला से बना लीजिए, और फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं तो आप बेसिक प्रोसेस से भी बना सकते हैं। हम दोनों प्रोसेस से आपको बनाकर दिखाते हैं। पहले यदि मैं फार्मूला लगा दूं तो फार्मूला ए बी फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। लेकिन वृद्धि रहेगा तो प्लस में और कमी रहेगा तो माइनस में हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो पहले 15% अधिक रखा गया तो प्लस 15 हो गई, और बाद में 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 20% डिस्काउंट दिया तो माइनस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 गुने 20 बटे 100। अब मेरे भाई इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो 20 पंचे 100 और 5 तिया 15, ये माइनस हो के -5 बन जाएगा और ये -3, तो -8। इसका सिंपल मतलब है कि 8% का उस वस्तु पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पहले कीमत को 15% इंक्रीज कर देता है, 15% बढ़ा करके अंकित मूल्य करता है,
और अंकित मूल्य से 20% डिस्काउंट पर बेच दिया है, तो पहले बढ़ाया और पुनः डिस्काउंट दिया, ये दो कंटिन्यू घटना होता है, दो लगातार चेंजिंग बोलते हैं। और दो लगातार चेंजिंग का फाइनल रिजल्ट जो होता है उससे हम लोग ए बी फार्मूला यूज करके बना लेते हैं। तो हमने ए बी फार्मूला यूटिलाइज किया और सवाल का आंसर हमारे पास तैयार हो गई। लेकिन मेरे भाई एक बात समझो कि यदि सपोज करिए कि फार्मूला याद नहीं रहता तो हम लोग क्या करते और कैसे सवाल को सोल्व करते, आसान भाषा में डिटेल समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है मेरे भाई, मान लेना कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। ठीक है, माना हमने कि उस वस्तु क्रय मूल्य यानी खरीदा हुआ मूल्य 100 रुपया है, पहले इस पे 15% ज्यादा मूल्य अंकित कर दिया, तो 15% ज्यादा मार्क करेगा तो मार्क प्राइस आएगा एमपी आएगा। तो चूंकि 100 का 15% 15 हो जाएगा, तो 15 यदि अधिक अंकित करेगा तो अंकित मूल्य हो जाएगा 115, अंकित मूल्य बन गई 115 का। अब कहता है कि उस प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 115 पे 20% माइनस करिएगा तो इसका 20% कितना होगा, तो 10% 11.5 होगा, तो 20% इसका हो जाएगा मेरे भाई 23। कितना हो जाएगा, 23 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा। देखो 10% का मान 11.5 आएगा, तो 20% उसका डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 23 रुपया का डिस्काउंट दे देगा। तो 112 रुपए की वस्तु 23 रुपए की छूट पर बेची गई, डिस्काउंट पर बेची गई है, तो बेची कितनी में जाएगी, 115 माइनस 23 करिएगा तो 108 रुपए में बेच दिए। तो बाबू 108 में बेच दिए और चूंकि 100 में खरीदे थे तो कितने रुपया का लाभ हुआ, 8 रुपया का, सॉरी 108 नहीं होगा मेरे भाई, आप 23 जब माइनस करोगे तो 92 हो जाएंगे ना, 92 सेलिंग प्राइस होगा। तो 100 रुपया के वस्तु 92 में बेचिएगा तो कितना का माइनस करिएगा, यानी कितना का लाभ है, सॉरी हानि होगा, तो 8% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरे भाई, 8% लॉस, ऑप्शन नंबर सी। देखो बातों को समझना, यदि दो कंटिन्यू घटना का जिक्र किया है, लगातार चेंजिंग का जिक्र किया है ना, तो वहां पर आप ए बी फार्मूला लगा देते। और ए बी फार्मूला ऐसी फार्मूला है कि सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर को छोड़कर सारे पेपर में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर जो होती है वो थोड़ा पॉइंटों में जिक्र कर देता है, तो वहां पर ए बी फार्मूला ना लगा करके हम लोग डिटेल बनाते हैं। ठीक है, यहां पर आप ए बी फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। सवाल नंबर 3 पे आई। अब देखिए भाई, एक बोर्ड मार्क्स सवाल है, चाहे आप बिहार एसएससी के पेपर दो या एसएससी की जीडी का पेपर दो या इवन हाउ कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें एक बोर्ड मार्क्स का सवाल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अन्यथा उस सोचो कि एग्जाम हुआ ही नहीं, है ना। जैसे शादी में फूफा के होना जरूरी है, उसी तरीके से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड मार्क्स का होना जरूरी है। ठीक है, जरूरी चीज है, ध्यान से समझना। अब बोर्ड मार्क्स के सवाल है, तो पहले क्या करेंगे भाई, छोटा ब्रैकेट को हम लोग सोल्व कर देंगे। यहां वाला डाटा मिसिंग है क्या, कुछ तो यहां रहना चाहिए था। मान के चलो यहां पर 2 है, सपोज करो, ठीक है 2 है, तो पहले आप ये क्रिया कर लो, 3 दूना 6 और 33 में से 6 माइनस करिएगा तो 27 हो जाएगा, 33 माइनस 6 करेंगे तो 27। ठीक है, अब 9 8 72, 72 में से 27 को माइनस कर लो, 72 में से 27 को माइनस करेंगे, 12 में से 7 जाएगा तो 5, 12 में से 7 जाएगा 5, यहां बचा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 45। 89 में से 45 को माइनस कर लो, 89 में से 45 को माइनस करिएगा तो 45 दूना 90 होता है, इसका मतलब 44 हो जाएगा ना, 45 दूना 90 होता है ना, तो 44 हो जाएगा। इसमें से 45 घटाए तो 44 आ गया, अब हमारे पास आ गया -15 अब प्लस 90/44। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 22 दूना 44 अब 45 दूना 90, तो 22 और 1 कैल्शियम 22 और 22 गुने 15 तो -15 गुने 22 और प्लस में ये वाला 45।
अब यहां से भाई जो कैलकुलेशन आएगा वो आंसर आएगा, चूंकि हमने यहाँ पर सुधार किया है तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ में कन्वर्ट हुआ, लेकिन यदि रियल नंबर रहेगा तो आपको ऐसा पॉइंटों में कैलकुलेशन तो देख लेना है कि क्या सुधार हो सकता है। टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ठीक है। आ जाओ, कहता है कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी। ध्यान देना, प्रेजेंटेशन 216 दिन है और उस उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उपस्थिति 90% है। तो बताएं कुल कार्य दिवस की संख्या कितना होगा। ध्यान से समझना हमारी बातों को। सवाल कहता है कि एक लड़की किसी स्कूल में किसी विद्यालय में प्रेजेंट हुई और उसकी प्रेजेंट का अटेंडेंस देखा गया तो पता चला कि वो 216 दिन प्रेजेंट हुई है। लेकिन वही 216 दिन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया तो पता चला कि 90% वो लड़की प्रेजेंट हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि 216 दिन जो है वो 90% का मान है। 216 दिन वो 90% का मान है। तो 216 में 90 से भाग दे दिए तो 1% का वैल्यू तैयार हो गया, और 1% का वैल्यू इतना है तो कुल कार्य दिवस कितना, कुल का मतलब होता है टोटल, टोटल का मतलब 100%, तो 100% कितना होगा। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 9 दूना 18 और 9 चौका 36, तो आंसर 24 दहा 240, यानी टोटल प्रेजेंटेशन कितने दिन है, 240 डेज है ना। 240 डेज आपका टोटल कार्य दिवस कह सकते हैं, वर्किंग डे बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप बताते चलिएगा। ये ट्रिगो की सवाल आ गई है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, कुछ मत करो। क्या निकालना है भाई, कोट थीटा। कोट थीटा करना है तो ऐसा करिए कि आप भाग भी लगा सकते हैं, अन्यथा दूसरा तरीका है कि बट्टा में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 कोस थीटा, 8 कोस थीटा, 8 नहीं लिखाया 80 लिखा गया, 8 कॉट थीटा, कोस है ना, कोस थीटा, माइनस 8 साइन थीटा बराबर इधर 1 से गुना करिएगा तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब कोस थीटा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 7 कोस थीटा, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाला प्लस में, तो साइन थीटा में 8 साइन थीटा जुटेगा तो 9 साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां से आ जाएगा मेरे भाई कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटे 7, 7 नीचे आ जाएगा। कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा 9/7, और यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर कौन मेरे भाई, ए सवाल का आंसर हो। तो कोई इसमें कुछ नहीं किया, आप बचपन से मैथ बनाना जानते हैं, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई किया, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई किए तो धीरे धीरे चीजें बनती चली गई और लास्ट में कॉट थीटा हमारा आ भी गई, ठीक है। तो कभी कभी क्या होती है कि ट्रिगो की सवाल जब आपको देखने को मिलेगी ना तो कुछ मत करिए, जो आप मैथमेटिकल प्रोसेस जानते हैं उसी प्रोसेस से लेकर के आगे बढ़ जाइए, सवाल का आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि बिंदु एम 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले किसी त्रिभुज एबीसी की परिवृत्त का परिकेंद्र है। ध्यान से सुनना, बहुत खूबसूरत सवाल आपको देखने को मिली है ना, बहुत खूबसूरत सवाल। हालांकि खूबसूरत तो हमारी सारी सवाल है, लेकिन ये कुछ और है बाप। सवाल कहता है कि एबीसी एक ट्रायंगल है भाई, एबीसी, एबीसी के परिवृत्त का परिकेंद्र एम है। परिकेंद्र ये हो जाएगा, है ना। कहा गया है कि परिकेंद्र तब होते हैं जब त्रिभुज के बाहर बाहर वृत्त खींचिएगा तो बाहरी वाली वृत्त के केंद्र बिंदु को हम लोग कहते हैं परिकेंद्र, और अंदर अंदर वृत्त खींचते हैं इस फॉर्मेट में तो उस वृत्त के केंद्र बिंदु को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। यहाँ पर हो गया परिकेंद्र, या इसी को हम लोग दूसरा में परिकेंद्र बोलिए, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो ये बाह केंद्र हमारा ओ है, जिक्र नहीं कर दिया है वो, तो हम ओ नहीं ले सकते, दिया है बाबू एम है तो हमें एम ए लेना होगा, ठीक है। केंद्र ओ है, एम है। आगे कहता है कि मान लीजिए कि बीसी 24 है, बीसी पूरा 24 है, ठीक है। एम एल बीसी पर लंब है, यही तो मजा आ गया। एम एल जो है वो बीसी पर लंब है तो पूरा 24 का मतलब ये 12 हो जाएंगे और ये भी 12 हो जाएंगे, फाइनल बात है।
और 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ये 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है मेरे भाई। तो कहता है कि बताएं एमएलबीसी पर लंब है, तो एमएल की लंबाई क्या होगा? एमएल की लंबाई कितना होगा, यही तो निकालना है। वाह क्या सवाल है, बड़ी आसान सी। आए रे दैया सवाल, ध्यान से सुनो। केंद्र बिंदु से परिधि को टच किए तो ये त्रिज्या है, तो ये भी तो केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेंगे तो ये त्रिज्या है, जो कि 15 हो गया मेरे भाई। ये 15 है, ये 12 है, तो ये निकल जाएगा। और यदि नहीं निकल पा रहा है तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12। ये 5 है, ये 4 है, तो अगला 3 होगा। लेकिन 5 के 3 गुना, 4 के 3 गुना, तो 3 के 3 गुना करिएगा तो आंसर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ट्रिपलेट पकड़ लिए कि ये 5 था, ये 4 है, तो अगला 3 तो होगा ही होगा। यदि अगला 3 है कब? जब 5 और 4 है तब। लेकिन 5 के 3 गुना है, 4 के 3 गुना है, तो आगे 3 के 3 गुना होगा, तो आंसर 3 तिया 9 होगा। इसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। थोड़ा लगाया करो है। 10वां के मैथ थोड़ू ना बनाना है गधा के अंडर रूट लंबे प्लस आधार लगा है, एग्जाम में फेल हो जाएगा है? मुंडी ठीक कर देंगे। इधर कहता है कि रीचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है तो उसके औसत चाल ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से देखिए भाई कि ए से बी गया है, और पुनः हमें बी से सी गया है, और पुनः सी से डी दूरी पर गया है मेरे भाई। और तीनों केस में कहता है कि चाल यहाँ 15 है, यहाँ पर चाल इसका 20 हो रही है, और यहाँ पर चाल इसकी 30 हो रही है। ध्यान से सुना, ए से बी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई लड़की गई है, और बी से सी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से गई, और सी से डी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से गई है। कहता है कि पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करिए। लेकिन रिलेशन है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है। इसका मतलब हो गया कि ये तीनों दूरी सेम है। तीनों दूरी सेम है और चाल अलग अलग है मेरे दोस्त, तो तीनों को इक्वल दूरी कुछ भी मान लो। लेकिन कुछ भी मानने से पहले एक बार जरूर सोचना कि क्या मानने से चीजें आसान होगी। ठीक है, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आप जीवन साथी जिसको मन है उसको चुन लो, तो जिसको मन है उसको चुन लो, तो थोड़ा बढ़िया से चुनेगा। ऐसा चुने ताकि जीवन भर अच्छे ढंग से चले। अन्यथा चुनने के लिए मिल गया और आप चुने और आपको लग गया चूना है, ऐसा हो जाती है। ऐसा सोचो कि क्या दूरी मान दे कि ये तीनों से कट जाए, तो तीनों से कटने वाला दूरी मान लो मेरे दोस्त 60 मान लो। माना कि दूरी 60, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों का एलसीएम सोच लिए, तो दूरी बट्टे चाल करेंगे तो समय लगेगा 4 घंटा। यहां भी दूरी बट्टे चाल करेंगे तो समय 3 घंटा, और यहां पर दूरी बट्टे चाल करेंगे तो समय 2 घंटा। और हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है टोटल दूरी बट्टा टोटल समय। याद करो, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल दूरी बट्टा टोटल समय। तो 60 60 20 और 60 180, टोटल समय 2 3 5 4 9, और 9 से काट देंगे तो आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यानी उस गाड़ी का औसत चाल बना है 20 किलोमीटर पर आवर बाबू। ठीक है, देखिए यहां पर हमें दूरी अपने से मानना पड़ा 60। यदि आप 100 मान लेते, सपोज करो, क्योंकि मानने की आदत आपको 100 है, 100 मान लेते तो मेरे भाई 15 से तो 100 नहीं कटता ना, तो पॉइंटों में आता है आंसर, वहां से भी आता, लेकिन पॉइंटों में आता, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ती तो टाइमिंग हमें ज्यादा लगती। तो टाइमिंग को बचाने के लिए पॉइंट पूर्णांक से हमेशा बचना है, आपको हमेशा बचना है मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है कि एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो उसी दूरी को 2 घंटे अधिक समय लगेंगे, तो मूल गति का 75% कितना होगा। इस सवाल का लेवल थोड़ा सा अच्छे लेवल पे है, और अच्छे लेवल पे है इसीलिए तो हम लोग बनाएंगे, है ना भाई। देखो एक फार्मूला होता है कि D बराबर S1 इंटू S2
बटा S1 माइनस S2, है ना, और इंटू में T। जहां पर T जो होता है ना, उस समय के बीच का अंतर होता है, यानी दोनों चाल का गुना, दोनों चाल का अंतर और गुना में समय का अंतर। यहां से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा D आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल दूरी को मोल दो मेरे भाई S1, और बाद में चाल 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है, तो दूसरी चाल S1 माइनस 16 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, S1 इंटू S2 बट्टा में S1 माइनस S2, अंतर 16, S1 इंटू S2 बट्टा S1 माइनस S2 इंटू में T का मतलब टाइम के बीच का अंतर। और सवाल दे दिया है कि 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो जितने घंटे अधिक लग रहे हैं या जितने घंटे कम लग रहे हैं वो रियल में कुछ भी नहीं है, समय के बीच का अंतर है। तो अंतर बाबू 2 घंटा। यहां से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट दूरी कहलाएगा, लेकिन वो दूरी दिया है 384 बाबू। ठीक है, अब यहां से यदि मैं कैलकुलेट करता हूं तो 2 8 16 क्रॉस मल्टीप्लाई से S1 इंटू में S1 माइनस 16 बराबर 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 8 8 64 और 3 67 की 7 हासिल 6 और 7, 8 8 64 और 3 67 की 7 हासिल 6 और 8 तिया 24 6 30। अब देखो यहां से हमें एक इक्वेशन मिली, लेकिन यदि मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, जो कि हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो हम प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा लेते हैं कि क्या रखा जाए कि LHS और RHS बराबर हो जाए। तो आप S1 के जगह 64 सोचिए, तो यदि मैं यहाँ पर 64 सोचता हूँ बाबू, तो ये 64 में से 16 जाएगा तो ये 48, और दोनों को गुना करके देख लो, 8 चौका 32, 32 के लास्ट में 2 आता है और यहाँ पर भी 2 आ रही है। इसका मतलब है कि गाड़ी की ओरिजिनल चाल, जो ओरिजिनल वास्तविक स्पीड है, वो 64 किलोमीटर पर आवर है। तो गाड़ी की स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है, और सवाल कहता है कि उस स्पीड का 75% निकालिए, कितना होगा। तो 64 का 75% निकालिएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 16 चौका 64, तो आंसर 16 तिया 48 किलोमीटर पर आवर 75% है, ऑप्शन नंबर डी। यानी जो आपको ओरिजिनल चाल निकाला पड़ा वो आपको अपने से सोचना पड़ेगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड दौड़ाना पड़ेगा कि क्या रख दे कि LHS और RHS दोनों तरफ इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है भाई, कहता है कि A, B और C की दक्षता का अनुपात 2, 5 और 3 है। वे एक साथ काम करते हुए काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C दोनों मिलकर उस काम के 4/9 भाग के हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई जरा सा गौर करो, टाइम एंड वर्क में सारा रिलेशन जो बनता है वो क्षमता से बनता है, और वो ऑलरेडी क्षमता दे दिया है 2:5:3 का। ध्यान से समझिएगा, A की क्षमता 2 होगा, B की क्षमता 5 होगा और C की क्षमता 3 होगा। सवाल कहता है कि तीनों मिल के करेगा तो काम 27 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो तीनों मिल करके काम को 27 दिन में कंप्लीट किया, और हमारे पास क्षमता मालूम है, इफिशियंसी मालूम है। तो तीनों के एक दिन के काम कितना, 3 और 5 8, 8 और 2 11, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 3 10। एक दिन में 10 काम, तो 27 दिन में टोटल काम हुआ होगा 270, और यही 270 कहलाएगा टोटल वर्क बाबू, पूरा काम। अब सवाल है कि पूरे काम का 4/9 भाग, पूरे काम का 4/9 भाग करानी है, तो 220 का 4/9 करिएगा मेरे भाई। तो 9 तिया 27 और 30 चौका 120, यानी 120 काम करानी है। और 120 काम किससे किससे करानी मेरे भाई, B और C से। तो B और C के क्षमता से भाग लगाना होगा, तो 5 + 3 8, 120 काम को 8 क्षमता से करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 15 दिन समय लगेंगे, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, B नंबर सवाल का आंसर कहलाएगा। ठीक है, क्षमता के रेशियो हमको मालूम था, क्षमता गुने डे कर दिए तो टोटल काम निर्माण हो गया। टोटल काम का 4/9 भाग कराना है, 120 भाग कराना है, तो 120 में B और C की क्षमता लगा दिए, तो सवाल का आंसर हमारा बनके तैयार हो गया, है ना। बाबू देखो एक बात समझना, उबना नहीं है। क्लासेस से यदि आप उब जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पढ़ने का जुनून नहीं है, है ना।
और पढ़ने के लिए आपके अंदर से जुनून होना चाहिए कि कोई भी आदमी आपको प्रेशर देके पढ़वा नहीं सकता। प्रेशर देके काम कराई जा सकती है, प्रेशर देकर कहीं भेजा जा सकता है, प्रेशर देके आपके अंदर से कुछ निकाला जा सकता है, लेकिन प्रेशर देके कहिएगा कि पढ़ लो तो पढ़ नहीं सकता। पढ़ने के लिए आपको खुद का अपना मन ही होना चाहिए, दूसरे के मन से आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आप खुद से कोशिश करिए कि अंदर से मोटिवेटेड रहनी है कि हमें पढ़नी है, तो चाहे आप 1 घंटा का सेशन करा दो, चाहे 2 घंटा का सेशन करा दो, हमें पढ़नी है तो पढ़नी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सवाल नंबर 10 देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है जिसमें AB, BC और AC की भुजा क्रमशः R, P और Q बिंदु पर स्पर्श करते हैं। यदि AQ 4.5 है, PC 5.5 है और BR 6 है, तो बताना है कि त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। ध्यान से समझना मेरे भाई, ट्रायंगल की सवाल है और बहुत अच्छी सवाल है। कहता है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम दे दिया है ABC, और इसके अंदर में एक बना दिया है बाबू वृत्त। एक त्रिभुज है जिसके अंदर में एक वृत्त है जो AB को R पर, AB को R बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, BC को P बिंदु पर, BC को P बिंदु पर, और AC को लटकाया है बाबू Q बिंदु पर। तो ये वाला पॉइंट Q हो जाएगा। अब यहां से समझिएगा आगे, कहता है AQ 4.5 है, AQ 4.5 है, ठीक है भाई 4.5 है। PC 5.5 है, PC 5.5 है, ठीक है अच्छा बात है। और आगे BR 6 है, BR 6 है। तो सवाल है, तो बताएं कि त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। अच्छा एक बात बताना मेरे भाई, बचपन में या बचपन में नहीं तो जवानी में भी एक बात पढ़ा है सर्किल का, कि सर्किल में वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। इतना यदि आपको पता है तो ये सवाल आसान हो जाएगी। आप ये देख लो कि वृत्त के बाहर एक बिंदु बाबू ए है और यहां से 2 स्पर्श रेखा खींचा AQ और AR। AQ 4.5 है तो ये वाला भी 4.5 ही होगा। और वृत्त के बाहर स्थित एक पॉइंट से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा। ये 6 है तो ये वाला भी आपका 6 ही होगा। और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींचे गए दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगा। ये 5.5 है तो ये वाला भी 5.5 हो जाएगा। और कहता है त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज का परिमाप होता है मेरे दोस्त तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजा के जोड़ जाड़ के। तो 4.5 4.4 9, 5.5 5.5 11, अच्छा 12 जोड़ देंगे मेरे भाई तो 11 और 9 30 और 12 32 हमारा सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन? डी नंबर सवाल का कहलाएगा। भाषा एक बार आप हमारे साथ बोल लीजिए, बैठे बैठे ही जहां पर आप बैठे हैं, लुंगी पहन के, गंजी पहन के, हाफ पैंट, पैंट, लूजर, सूटर, जैकेट कुछ पहन के बैठा है, वर्ड जरूर बोल लेना कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। आगे बढ़िए, क्या कहता है? कहता है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% अधिक पर बेचा। अगर उसे इतना रुपया अधिक में बेचता तो 9% का लाभ होता, तो 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा? ध्यान से समझना, पहले उस वस्तु को 15% के लॉस में बेचा जा चुका है। ठीक है, किसी वस्तु को 15% के हानि पर बेचा गया, बाद में इतना रुपया बढ़ा रहा है तो 9% का लाभ हो रहा है, तो 9% का बोल देंगे मेरे भाई प्रॉफिट। अब आप क्या करिए कि इन दोनों डाटा के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, अंतर ले लीजिए, तो 15 और 9 24% का बनेगा अंतर। 24% के क्या बना मेरे दोस्त? अंतर बना है। लेकिन सवाल में अंतर दिया है 30 रुपया 60 पैसा, क्योंकि 30 रुपया 60 पैसा पैसा बढ़ाना चाह रहा है। तो 30 रुपया पैसा बढ़ाएगा तो जितना बढ़ाएगा नया डाटा और पुराना डाटा में उतना ही का अंतर होगा। तो अंतर आ गया 24% और रुपया में अंतर है बाबू 30 रुपया कितना? 60 पैसा।
तो अंतर को अंतर वाला से भाग देंगे और जिसको निकालना रहेगा उसको गुना कर दो। निकालना क्या है मेरे भाई? तो सवाल कहता है कि उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा गया। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, लेकिन बाद में हमको कितना परसेंट लाभ चाहिए? 10% लाभ चाहिए। सुनो, अंतर को अंतर से भाग दिए तो 1% का मान आ गया। इस 1% में 100 से गुना कर दीजिएगा तो वस्तु का बन जाएगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य निकालना नहीं है, निकालना है क्रय मूल्य। कहता है कि यदि 10% लाभ पर बेचेंगे तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 10% लाभ पर बेचने का मतलब है कि नया विक्रय मूल्य 110 हो जाता है। अब यहां से दशमलव हटा के बट्टा में एक जीरो लाते भी हैं तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। 24 से ही कटेगा का? 24 से कम 24, 6 नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 2 से काट दो, 12 दूना 24, 2 से काटोगे 15 दूना 30, 3 दूना 6। यानी हमारा जो आंसर आएगा मेरे दोस्त 153 गुने 11/12 आएगा। देख लेना ऑप्शन कौन होगा। ऑप्शन तो बी ही होने की संभावना है मेरे दोस्त, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो पॉइंटों में है, बाकी ऑप्शन तो नॉर्मल नंबर में है। ऑप्शन देख के भी टिकने का प्रयास करिए, समझ गए? क्योंकि भारत में भी देख रहे हो लिंग अनुपात घट रहा है, पुरुष जो है वो बढ़ रहा है, पुरुष बढ़ रहा है और महिलाएं घट रही है। तो पता चलेगा कि आपका वाली मिल ही नहीं रही है, समझ गए? तो नहीं मिल रही है तो जो मिल रही है उस पर टिक लगा दो। ठीक है कि ये हमारा है ना। आ जाओ सवाल नंबर नेक्स्ट। कहता है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्या का औसत 40 है और पहली 4 संख्या का औसत 44 है। छठी 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। तो 5वीं और 7वीं संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें कितना होगा। सवाल थोड़ा लंबा है मेरे भाई, आप ऐसे समझिएगा कि शुरुआत के 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 42। तो 12 का योगफल 12 गुने 42 कर देंगे। 12 दूना 24 की 4 हासिल, तो 12 चौके 48 और 2 50, 504। उस 12 संख्या में पहली 5 संख्याओं का औसत दिया है 40, तो 40 पंचे 200। अगली पहली 4 संख्याओं का औसत, तो पहली 4 गो का चाहिए, अंतिम 5 का दिया है मेरे भाई। हम यहाँ पर 4 गो के ले लिए हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, पिक्चर सही बना देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनो, शुरुआत के कहता है कि अंतिम 5 संख्या, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत यदि 40 है तो योगफल 40 पंचे 200। पहली 4 संख्याओं का औसत यदि 44 है, 4 गुने 44, 44 चौका 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 और 1 17। तो देखो भाई ये इसमें है 4 संख्या, इसमें है 5 संख्या और ये टोटल में है 12 संख्या। तो 5 संख्या और 4 संख्या 9 संख्या हो गया। तो 12 संख्या के योग में से 9 संख्या को माइनस कर दीजिएगा तो 3 संख्या आएगा। और वो तीसरी कौन कौन होगा तो आगे जिक्र किया है, छठी, 5वीं और 7वीं। बाब ध्यान से सुनो, छठी, 5वीं और 7वीं संख्या कहता है। सवाल के अकॉर्डिंग कहां से देखो, छठी संख्या 5वीं से 6 कम, छठी संख्या 5वीं से 6 कम, छठी को x मानेंगे तो ये 5वीं से कुछ कम है। कितना कम है मेरे भाई? 6 कम है। तो ये रिजल्ट इससे 6 कम है तो ये रिजल्ट इससे 6 ज्यादा होगा, तो x + 6 हो जाएगा। ठीक है। 7वीं से कहता है कि 7वीं संख्या से कितना, कहता है 7वीं संख्या से 5 कम है। तो 7वीं से 5 कम है तो 7वीं 5 अधिक होगा, तो x + 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि छठी संख्या 7वीं से 6 कम और यही छठी संख्या 7वीं से 5 कम है, तो हमने 5 इसमें बढ़ा दिया। अब यदि मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ दूं तो x और x, 2x और x 3x, अब प्लस में 6 5 11, ये आ गया तीनों का योगफल। लेकिन तीनों का योगफल यहां से ले आओ, टोटल आया था 504 ना, 504। तो 504 में से 200 घटाइएगा तो 304 बचेगा, और 304 में से 176 को माइनस करिएगा तो 14 में से 6 जाएगा 8, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 128। तीनों का योगफल बराबर 128 आ गया।
अब यहां से 3x का मान बराबर 11 जाकर माइनस हो, तो 300 और 128 में से 11 माइनस करिएगा तो आ जाएगा 117। अब 3 से इसको काट देंगे, 3 तिया 9, 2 और 7 3 9 27, यानी x का मान 39 आ गया। x आया 39, ध्यान दे रहा है, आंसर नहीं आया। आपको सवाल नहीं है, जंग जीत ली है, सीजीएल की सवाल है भाई। x का मान 39 आ गई, यहां पर हमने x रखेंगे तो x और 6 यानी 39 और 6 45, पांचवी संख्या 45 है, छठी जो है वो x ही है जो कि 39 है, और सातवीं कितना हो जाएगा 39 प्लस 5 44 हो जाएगा, है ना। तीनों संख्या आ गया। सवाल कहता है सातवीं और पांचवी का औसत, सातवीं और पांचवी का औसत यानी 45 और 44 का औसत लाना है, तो 45 प्लस 44 बटे 2 करिएगा तो आ जाएगा कितना 89 बटे 2। 89 बटे 2 का मतलब हो गया 44.5। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर आ जाएगा। भाई मेरे ये सवाल थोड़ा टफ था, तो आप कोशिश करिएगा कि वीडियो को री करके देख ले, दोबारा बैक जा करके देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। कहता है कि एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने पर रामू को 25% लाभ होता है, वह उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल को कितना पर बेचना होगा। एक वस्तु को 70,000 रुपया में बेचा गया। दोस्त ध्यान से देखना, 70,000 रुपया में बेचा गया, और सवाल कहता है कि 70,000 में बेचने से 25% प्रॉफिट हो रहा था, 25% का लाभ हो रहा था। इसका मतलब है कि उस केस में विक्रय मूल्य बनेगा 125 का। हमने 70,000 रुपया में बेचा और परसेंट में 125% में बेचा, क्योंकि 25% लाभ हो रही। अब चाहते हैं कि यदि मैं लाभ 30% लूंगा तो कितना में बेचेंगे, तो 30% लाने के लिए लाभ गुना करना होगा 130 से बाबू। अब यहां से कैलकुलेशन करिएगा तो फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। कहिए तो हम ला दें 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे 25 दूना 50, 25 अठे 200 2800, और 5 से काटोगे तो 55 से 25, 3 और 0 5 6 31 56 बाबू। अब गुना कर दीजिएगा तो 0 0 13 छक्के 78 की 8, लास्ट में 800 आएगा, और ऑप्शन केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर कहलाएगा, है ना। देखिए पूरा गुना करके आप आंसर लाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा गुना करके भी लाएंगे तो नंबर उतना ही मिलना है, और डायरेक्ट यदि हमला करूं इकाई अंक से तो नंबर उतना ही मिलना है। तो कोशिश करिए डायरेक्ट में, है ना। आ जाओ। a प्लस बी के मान 11 है, ए बी के मान 15 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। फार्मूला मत अप्लाई करो, ऐसे दो संख्या को सोचो जिसको जोड़ेंगे तो आएगा 15 और गुना करेंगे तो आएगा, तो सॉरी जोड़ेंगे तो आएगा 11 और गुना करेंगे तो आएगा 15 बाब। आप क्या सोचेंगे ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी बराबर आना चाहिए 11 और ए बी बराबर आना चाहिए 15, दोनों सेटिस्फाइड कर जाएगा तो यहां ला करके आंसर ला देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर क्या हम लोग कर सकते हैं कि a और b का मान क्या रखे, अन्यथा फार्मूला लगाइएगा ए स्क्वायर। अच्छा हाँ, ये तो फार्मूला ही लग जाएगा, वैल्यू पुटिंग से ना बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी 11 है तो 11 का स्क्वायर 121, और 2ab और ab के मान कितना आया हुआ है मेरे भाई 15, तो 121 में से ab के मान 15 रखिएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा। 121 में से 30 को माइनस करिएगा तो हमारे ख्याल से 91 आना चाहिए। देख लो ऑप्शन में है 91 के नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा स्लो चल रहे क्या, हम बताना तो जरा था, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। कहता है कि एक धावक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है, यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत का कमी हो गया। देखो भाई यहां पर चाल का जिक्र केवल और केवल सवाल को जस्टिफाई करने के लिए आपको दिया गया है, यहां पर चाल का कोई यूज नहीं है, केवल और केवल परसेंटेज का यूज होता है ना। यानी कुछ डाटा कुछ भाषा आपको केवल और केवल बताई जाती है, वो रियल हकीकत में होती नहीं है।
जैसे ये सवाल जो दिया है वो टाइम एंड डिस्टेंस पे आधारित है, लेकिन ये बनेगा परसेंटेज पे आधारित है ना। तो कुछ भाषा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो केवल आपके सामने रखा जाता है, वो हकीकत होता नहीं है। जैसे कहा जाता है कि साली आधा घरवाली होती है, लेकिन बताओ ये एक ऐसा ऑफर होता है जो बताया सभी दामाद को जाता है, लेकिन मिलता आज तक किसी को नहीं है। समझ गए? तो ये है और इसको समझने चाहिए। उसी तरीके से सवाल में भी कुछ कुछ फालतू आता रहती है। इसको डायरेक्ट बना लो कि पहले चाल 40 था, बाद में चाल 30 हुआ, तो कितने के कमी हो गए? 10 के कमी 40 पे, तो परसेंट में कितना? 0 0 कैंसिल, 4 से काट देंगे तो 25% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? ए बाबू। बताओ, इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, नथिंग। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल। देखिए क्या कहता है बाबू। कहता है कि एबीसी एक काम को अकेले अकेले 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। अगर सभी मिलकर एक दिन तक काम करते हैं तथा ए और बी काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो अकेले काम करते हुए कितने दिन में शेष काम को पूरा करेगा? ध्यान देना, ये काम को बाबू कौन काम कराना है? शेष काम। तो पहले ये देखो कि ए अकेले करने में लेता है 20 दिन, बी अकेले 30 दिन और सी अकेले 60 दिन। टोटल काम हो जाएगा एलसीएम 60, 20 तिया 60, 30 दूना और 60 एकम 60। यानी हमारे पास तीनों आदमी की अपना अपना इफिशियंसी आ गई, क्षमता आ गई, और तीनों मिलकर काम एक दिन तक करते हैं। तो तीनों एक दिन में 3 2 5 1 6 काम, तो 60 में से 6 काम माइनस हो गया, तो बचा काम कितना? 54 काम शेष बचा। 54 काम शेष बचा। अब सवाल है कि बी और सी काम को छोड़ दे तो अकेले सी करेगा, तो शेष काम करने में कितना दिन लेगा? तो हमें शेष काम सी से कराना है मेरे भाई, तो सी के क्षमता 1 से भाग लगा दो, सी की क्षमता 1, 54/1 का मतलब शेष काम करने में सी को कितना दिन लगेगा? 54 दिन लगेगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें जिससे काम करानी होती है लास्ट में उसके क्षमता से भाग देते हैं, इफिशियंसी से भाग लगा देते हैं। सवाल नंबर 17 पे आ जाइए। देखिए क्या कहता है बाबू। कहता है कि अलग अलग कीमत वाली 2 टाइप के दूध क्रमशः 2:3 और 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। पहली किस्म के दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर है और दूसरी वाली की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर है, तो मिश्रण का औसत कीमत कितना होगा ज्ञात करना है। देखो इसको ना आप यदि एलिगेशन से बनाओगे तो बनेगा, लेकिन इसको रेशियो से बना लो। 2 प्रकार का दूध मिलाया है जिसकी क्वांटिटी 2:3 रखा है भाई, तो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी। और इसकी प्राइस कितना है भाई? प्राइस है पहली की कीमत 10 रुपए पर केजी और दूसरी की कीमत 15 रुपए पर केजी। तो सोचो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से 2 केजी खरीदा होगा तो कीमत लगा होगा 10 दूना 20, और यहां पर 15 या 45 रुपया, तो टोटल खर्चा आया 45 और 20 65 रुपया खर्च हुआ। लेकिन चूंकि मिश्रण का कीमत पूछ रहा है, तो 65 रुपया खर्च में कितना केजी मिलाया गया? तो आप कहेंगे 2 और 3 5 केजी क्वांटिटी मिलाया, तो 65 रुपया में 5 केजी, तो पर केजी कितना रुपये? 13 रुपये प्रति केजी। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? सी आ जाएगा। ये सवाल आप एलिगेशन प्रोसेस से भी बना सकते थे, लेकिन हमने एलिगेशन यहाँ अप्लाई नहीं किया क्योंकि गुना करना चीजें आसान हो रही थी और आगे कट भी आसानी से गया, इसलिए हमने एलिगेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं किया। अन्यथा आप एलिगेशन भी अप्लाई करेंगे तो सवाल का आंसर इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर आइए 18 क्या कहता है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 918 और 3.5 साल में 969 रुपया हो जाए तो ब्याज की दर कितना होगा? ध्यान से सुनना। 2 साल में कोई धन बन के हुआ है 918 और 3.5 साल में वही धन बन के हुआ है कितना मेरे भाई? 969। आपको इसमें करना क्या है कि 2 समय का अमाउंट दिया है, एक 2 साल का और एक 3.5 साल का। ध्यान देना वो ब्याज नहीं है, अमाउंट है, मिश्रण है। तो आपको करना यह है कि यहाँ वाले अंतर को यहाँ वाले अंतर से भाग लगा तो यहाँ का अंतर 1.5 हो जाएगा और यहाँ का अंतर लोगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 6 में से 1 जाएगा तो 5
यानी 51। तो 51 को भाग लगा दो कितना से मेरे भाई, 1.5 से। तो दशमलव यदि हटाते हैं तो ऊपर एगो जीरो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 3 से काटेंगे तो 17 और 17 दूना 34। 34 रुपया आया एक साल का ऐसे ही। 34 रुपया क्या आया, एक साल का ऐसे। यहां वाले अंतर को यहां वाले अंतर से भाग दीजिएगा तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें मालूम चल गया। अब एक साल का सिंपल इंटरेस्ट मालूम है तो एक बात आप ही बताना बाबू कि इस अमाउंट में प्रिंसिपल है और साथ में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 34 है, तो 2 साल में 34 दूना 68 हो जाएगा। 34 दूना 68। तो यदि हम इसमें से 68 घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 8 में से 8 गया तो 0, 11 में से 6 जाएगा तो 5, और यहां पर बचा मेरे भाई 8, 850। 850 क्या बन गया, तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल बन के तैयार हो गया। लेकिन सवाल कहता है रेट। रेट क्या होता है, एक साल का ब्याज, और एक साल का ब्याज क्या रुपया है, 34 रुपया। तो 34 रुपया ब्याज मिला प्रिंसिपल 850 पे, तो परसेंट में कितना, 0 0 कैंसिल, 17 दूना 34 और 17 पंचे 85 और 5 दूना 10, तो आंसर 2 दूना 4% सवाल का आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों के अंतर से भाग लगाइएगा, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट तैयार हो गया। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 34 आ गई। एक साल में 34 है तो 2 साल में 34 दूना 68 होगा। तो अमाउंट में से ऐसा ही घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ गया। रेट निकालना है तो व्हाट इज रेट, रेट इज इक्वल टू एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 34 रुपया, कितने प्रिंसिपल पे, तो 850 में, तो परसेंट में कितना, 100 से भाग। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत खतरनाक सवाल है। कहता है कि 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपया और साधारण ब्याज 400 रुपया, तो ब्याज की दर ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से सुन लो हमारा बात। इफ SI एंड CI गिवन रहे बाबू, गिवन हो 2 साल का, यदि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होना, तो उस केस में आपसे रेट पूछता है। और रेट बराबर होता है, बहुत सिंपल तरीका हम आपको बता देते हैं, अंतर बट्टा छोटका के आधा, छोटका के आधा और गुना में 100। याद कर लो रामबान बाबू, यदि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहे, तो वैसी केस में जो रेट निकालेंगे वो अंतर बट्टा छोटका के आधा गुने 100। इन दोनों का अंतर लोगे तो आएगा बाबू 8 रुपया का। छोटका 400 है और 400 के आधा करोगे तो 200 और गुना में 100 कर दोगे ना, तो 2 0 कैंसिल और 2 चौके 8, तो आंसर का परसेंट, 4% सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। याद कर लो, यदि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 ही साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, तो रेट बराबर होगा अंतर बट्टा छोटका के आधा गुने 100 बाबू। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है। कहता है कि ए और बी किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 10 महीने के बाद बी ने अपना पूंजी को वापस ले लिया और भागीदारी 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 रुपए का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें कितना होगा। ए और बी ने 4:5 के अनुपात में पूंजी दोनों निवेश किया। बी जो छोड़ा था वो 10 महीना बाद वो वापस ले लिया, तो बी का टाइमिंग 10 हो जाएगा। और ए के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब पूरा साल रहेगा 12 महीना। अब यहां से निकाल दो लाभ, और लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय। 12 चौके 48 और 10 पंचे 50, यानी 50 और 48 58, यानी 58 यूनिट का लाभ हुआ। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 4900 का लाभ हुआ है। तो इसको काट भी सकते हैं, 25 दूना 50 और 24 दूना 48, तो लाभ 4900 का है। तो लाभ बट्टा 49,000 है ना, 49,000 है, तो लाभ बट्टा लाभ, तो लाभ हो गया 24 और 25 49, और गुना में जिसको निकालना है उसका, बी का निकालना है तो 20 से गुना कर दो। 49 से ही 1000 और 25 गुने 1000 करिएगा तो आंसर बराबर 25,000 सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
20 सवाल हमने इजिली बहुत आसान तरीके से हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। हमारा प्रयास रहा कि चीजों को डिटेल भी करा ले और चीजों को थोड़ा आसान भाषा में भी करा ले, शॉर्टकट तरीके से भी करा ले। बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट सवाल थी। तो पहली सेशन रही है, अगली सेशन के लिए वेट करिए, देखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और वीडियो को आप देख करके अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा योगदान हमारी भी शामिल कर ले। ठीक है, चलिए आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।